Hello everyone, welcome back to Nagdariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 6 of machine learning programming. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। प्रीवियसली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम क्यों पेश आई हमारे पास और किस तरह से हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया। वहाँ पे सारा कुछ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था थ्रू एक्सेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इसके बैक एंड पे वर्किंग होती है, प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन किस तरह से हमने फाइंड किया। ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन है जी। Polynomial regression is a regression algorithm that models the relationship between dependent and independent variable as nth degree polynomial. एज यू नो कि आप लोगों के पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द स्पेशल केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसको आप लोग स्पेशल केस भी कह सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। क्यों? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपका क्या होता है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं जिनके अंदर आपके x1, x2, x3, x4 फीचर वैल्यूज होती हैं और उसके साथ ही b1, b2, b3 बाइसनेस वैल्यूज होती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ सिमिलर सा फार्मूला आप लोगों को शो हो रहा होगा। y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x1 का स्क्वेयर प्लस सो ऑन bn x1 का n। तो इस तरह से कुछ आप लोगों को फार्मूला रिप्रेजेंट होगा। ये काफी हद तक सिमिलर है अपने ये काफी हद तक सिमिलर है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पे। नो वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, मतलब पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन ही क्यों। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट आ रहे थे वो प्रॉब्लम आउटपुट रिजल्ट की जो लाइन बन रही थी ग्राफ के अंदर वो थोड़ी सी कर्व टाइप आ रही थी। हालांकि जो हमने लीनियर मॉडल पढ़ा था उसके अंदर हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती थी, लीनियर बनती थी। दैट्स एक्चुअली योर प्रॉब्लम, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया थ्रू पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। देन हम फर्दर मूव ऑन हुए लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। Linear model and linear data. Simple linear regression work well with linear data set given accurate result. Means to say that कि आपका जो linear regression work करता था वो linear data set के ऊपर ही working सही properly करता था, accurately करता था। अब challenges ये थे कि हमारे पास जो data non linear आता था, applying a linear model to non linear data result in poor fit, increase error and decrease accuracy. तो वो error increase कर देता था, accuracy decrease कर देता था। That's why we use polynomial linear regression. For non-linear dataset, polynomial linear regression is more effective as it fits a curve that better captures the underlying pattern. तो अब होगा क्या कि polynomial linear regression में आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास जो लाइन है वो कर्व बनती है और उसका कुछ सोल्यूशन इस तरह से शो होता है। यहाँ पे आप लोगों को दो ग्राफ शो हो रहे होंगे जिसमें एक लीनियर मॉडल है, एक पोलिनोमियल मॉडल है। अब लीनियर मॉडल के अंदर आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रही है कि किस तरह से हमारा जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन शो होती है। लेकिन हमारा जो डाटा है या प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं या आउटपुट वैल्यूज जो हमें चाहिए वो हमारे स्पॉट्स हैं ग्रीन कलर के। अब होगा क्या कि हमने इन ग्रीन स्पॉट्स के ऊपर अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो वो एक कर्व टाइप ग्राफ ड्रॉ होगा। तो वहां पे पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन ही यूज हो सकता है क्योंकि उसकी कुछ इक्वेशन इसी तरह से बन रही होती है। अब ये इक्वेशन किस तरह से ड्राइव हुई वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास ये फार्मूला है, डेटा सेट आप लोगों को गिवन है जो कि 5 वैल्यूज का डेटा सेट है जिसके अंदर 5 सैंपल्स लिए गए हैं, एक्स और वाई। एक्स आप लोगों का यहाँ पे एक ही हुआ करेगा क्योंकि आपका पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक्स एक ही होता है, x1। b1, b2, b3 ये चेंज होते हैं लेकिन x1 की पावर बढ़ती है और इसके साथ आप लोगों की x की बेस के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट मिल रही होगी। उसके लिए आप लोगों के पास फार्मूला b1 का और b0 का सेम ही है जो हमने प्रीवियस देखा था अपने लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट हम किस तरह से उसे सॉल्व करते थे थ्रू ट्रांसपोज एंड इनवर्स मेथड। नाउ वी हैव अ न्यू थिंग, रिजिड रिग्रेशन। व्हाट इज रिजिड रिग्रेशन? Rigid regression adds an L2 penalty term to the linear regression cost function to avoid overfitting.
लीनियर रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन हम यूज करते थे उसका फार्मूला था मिन ऑफ समेशन इनटू वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्टेड आई का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यूज करते थे अपने सिंपल लीनियर मॉडल की जो कॉस्ट फंक्शन था। अब होगा क्या कि रिजिड रिग्रेशन के अंदर हम उसके साथ एक पेनल्टी ऐड कर रहे हैं, पेनल्टी L2 की है कि जो कि उसको ओवरफिटिंग से अवॉइड करती है। अब पेनल्टी का यहाँ पे टर्म क्या यूज हो रही है वो उसने नीचे बता दिया। दिस पेनल्टी टर्म इज लैम्डा समीशन बीटा स्क्वायर shrinks the coefficients and prevent them from becoming too large, helping the combat multicollinearity and overfitting। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन है जी। हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है उसको किस तरह से हमने रिजोल्व किया, हमने उसके अंदर L2 पेनल्टी ऐड कर दी। उसके बाद रिजिड रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन किस तरह से ड्राइव हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जे ऑफ बी इज कॉस्ट फंक्शन जो कि हमारा इक्वल टू है एम इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर कितने आपके पास हैं, सैंपल भी इसे कह सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर आप लोगों के कितने हैं, तो नंबर ऑफ फीचर हमारा एक ही होता है इस प्रॉब्लम के अंदर, एक्स ओनली। वाई आई इज द एक्चुअल टारगेट वैल्यू ऑफ ith ऑब्जर्वेशन, जो वाई आई है वो आप लोगों की टारगेट वैल्यू है जिस तक आपने पहुंचना है, तो वो आपकी ith ऑब्जर्वेशन के लिए हासिल हो जाएगी। एक्स आई जो है वो फीचर वेक्टर के अंदर ith ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कोई एक वैल्यू ली गई होगी स्पेसिफिकली। बीटा इज द वेक्टर ऑफ कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट, बीटा जो है वो आप लोगों का कोएफिशिएंट का वेक्टर है। लैम्डा इज द रेगुलाइजेशन पैरामीटर, लैम्डा आपका रेगुलाइजेशन पैरामीटर है जो कि रेगुलराइज करता है किसी भी एक फंक्शन को। तो ये सिंपल सी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी कि किस तरह से क्या क्या चीज वर्क कर रही है। नेक्स्ट जी एक्सपेंड किया उसने कॉस्ट फंक्शन को। एक्सपेंड किस तरह से किया कि आपके पास वाई का एक कॉलम है, एक्स का एक पूरा मैट्रिक्स है, बीटा उसके साथ एक L2 पेनल्टी ऐड हुई है, और ये कुछ इस तरह से आप लोगों को फंक्शन एक एक्सप्रेस करके दिखा रहा है कि डबल, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फंक्शन को आप लोग L2 नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं। Now we have a question. Now we have a new thing. Now we have a differentiate the cost function. Differentiate the cost function. अब हमने cost function को complete derive कहाँ से करना है। स्टार्टिंग में हमारे पास इक्वेशन थी जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हमने ड्राइव करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक स्टेप में हर चीज इसकी ड्राइव की कॉस्ट फंक्शन की। तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन की जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, जिसे हमने ड्राइव कर लिया कि कॉस्ट फंक्शन क्या होने वाला है हमारा। इसके बाद है जी हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की डेरिवेशन। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो हमारा पूरा एक मॉडल है वो पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो हमारा पूरा कंप्लीट एक मॉडल है उसकी जो इक्वेशन आती है जिसके जरिए से हम वैल्यू ट्रेन करवाते हैं, मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, वो इक्वेशन आप लोगों की जहां से ड्राइव होती है ये पूरी उसकी डेरिवेशन है कि किस तरह से आपने ड्राइव करनी है। फॉर लर्निंग पर्पज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर आल्सो इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट गिवन है। सपोज वी हैव अ डेटा सेट विद जेनेरिक विद जेने सपोज वी हैव अ डेटा सेट विद जेनेटिक मार्कर्स A B C D E as predictors and trait T as the response variable। तो हमारे पास ट्रेट जो है वो T है, बाकी सारे हमारे पास पांच जो हैं वो मार्कर्स के नाम है A B C D E, और ये हमारे पास कंप्लीट एक डेटा सेट गिवन है। अब at the beginning we need to specify the value of hyperparameter for our method which is lambda, let lambda is true। तो सबसे पहले हमने एक हाइपर पैरामीटर फाइंड करना है। हाइपर पैरामीटर क्या होगा वो हम लेट कर रहे हैं कि 2 है हमारे पास। सपोज किया हमारे पास हाइपर पैरामीटर 2 है। टोटल मैट्रिक्स आप लोगों के सामने गिवन है, 5 मार्कर्स का डेटा सेट है यहाँ पे एक्स के हिसाब से। We need to standardize the predictors so that they all have a mean of 0 and standardized deviation of 1 using a simple formula of the z score। तो z score का जो सिंपल फार्मूला है हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मोइड, तो ये फॉर्मूला यूज होता है स्टैंडर्डाइज द प्रिडिक्टर्स। तो जी स्कोर का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह से आ गई हैं। टू बिल्ड अ रिजिड रिग्रेशन मॉडल essentially means to find the coefficient beta, as beta we understand the vector of coefficient beta 1 to beta 2 beta 3 and so on beta p। From our previous derivation we already know that the recipe to obtain them। तो हमने पीछे देख लिया किस तरह से हमने डेरिवेशन करके अपना बीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला आप लोगों के पास गिवन है बीटा फाइंड करने के लिए सिंपली।
तो उसने सिंपली हमें बता दिया कि किस तरह से हमने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेके उसका मल्टीप्लाई करवाना है सिंपली एक्स के साथ और देन उसका इन्वर्स ले लेना है। ये प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन लिख के दिखाई हुई है कि किस तरह से वर्किंग होगी आप लोगों की। नो वी नोटिस दैट द रिजल्ट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इफ वी चेंज लैम्डा वी विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। In the plot below, we can observe how the estimated values of coefficient beta change depending on the chosen parameter lambda. तो हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है लैम्डा के ऊपर। अगर हम लैम्डा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो देन हमारा टोटली रिजल्ट चेंज हो रहा है। वी एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट बीटा 1 से बीटा p, बट व्हाट अबाउट द इंटरसेप्ट टर्म बीटा 0? बीटा 0 क्या होगा? We mentioned that assuming the variable have been centered to have a mean of 0 before conducting Ridge's regression, the estimated intercept will take the form b0 is equal to 1 over n summation y of I. तो ये फार्मूला जी b0 को फाइंड करने का। इन आवर केस हमारे पास b0 जो है वो 3.2 प्लस 2.5 प्लस 1.8 प्लस 2.9 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास आउटपुट आती है 2.6। नाउ टू कैलकुलेट प्रिडिक्शंस वी नीड टू अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला क्या है जी प्रिडिक्शंस लेने के लिए? y प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू x बीटा प्लस b0। तो b0 आप लोगों ने अभी फाइंड किया यहाँ पे, x हमारी इनपुट होगी और बीटा की वैल्यू जो है वो अब हम फाइंड करके आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने वैल्यू अपनी पुट कर दी है सारी प्रिडिक्टेड फार्मूला के अंदर। तो हमारे पास एक आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगी आपको जो कि एक कॉलम वेक्टर होगा, या उसे आप यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। We can now compare our predictions with the actual value to demonstrate the calculations lead to good result. तो हमारे पास जो ओरिजिनल रिजल्ट था वो 3.2, 2.5, 1.8, 2.9 था। प्रिडिक्शन जो आई है वो 3.04, 2.5, 2.0, 2.7 आई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो नियर इक्वल टू y के ही हैं। तो मीन्स टू से दैट कि इसमें एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म यूज होती है जी लेसो रिग्रेशन। लेसो रिग्रेशन क्या होती है? एड्स ऑन L1 पेनल्टी। हमारे पास रिजिड रिग्रेशन के अंदर L2 पेनल्टी ऐड होती थी, इसमें L1 पेनल्टी ऐड होती है। टू लीनियर रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन विच कैन श्रिंक सम कोएफिशिएंट टू जीरो इफेक्टिवली परफॉर्मेंस फीचर सिलेक्शन। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करती है फीचर सिलेक्शन के अंदर। कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ये निकल रहा है कि पोलिनोमियल रिग्रेशन जो है कैप्चर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप बाय एडिंग पोलिनोमियल टर्म्स। रिजिड रिग्रेशन रेगुलाइज द मॉडल बाय श्रिंकिंग कोएफिशिएंट टू अवॉइड ओवरफिटिंग। रिजिड रिग्रेशन क्या करता है कि आपके मॉडल को रेगुलाइज करता है बाय श्रिंकिंग कोएफिशिएंट। सही है। लेसो फंक्शन आपका क्या करता है? परफॉर्म बोथ रेगुलाइजेशन एंड फीचर सिलेक्शन। ये दोनों काम करता है, रेगुलाइजेशन भी करता है, फीचर सिलेक्शन भी करता है बाय श्रिंकिंग सम कोएफिशिएंट टू जीरो। तो हमारे पास ओवरऑल कंक्लूजन निकल आया कि हमने एज पर नीड अपना जो भी मॉडल हमें रिक्वायर्ड होगा वो वाला हमने यूज करनी है रिग्रेशन, और देन हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और हर चीज़ समझ आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों को हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ गई है तो नीचे थंब का कमेंट कर दें। आज आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक